हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की भी आ रही थी और मैंने अभी एक दो दिन पहले ही जब लाइव सेशन लिया था तो वहां पर भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर अंतिम दिन चल रहे हैं, लगभग 20 से 21 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में अब हमें किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्या ऐसा किया जाए कि जिससे हमारे एग्जाम्स में भटकाव कम हो और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ सके। तो आज हम इसी पर एक छोटी सी वीडियो रखेंगे जिस पर हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि अगले जो आपके पास यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए 20 दिन जो बचे हुए हैं, आज हो गई 1 दिसंबर और कल से आपकी स्ट्रेटजी शुरू हो जाएगी जो मैं आज वीडियो में बताने वाला हूं। आप देख रहे हैं ग्लैंस एकेडमी, मैं हूं शरद यादव। अगर पहली बार चैनल पे हो दोस्तों तो चैनल को कर लेना फॉलो और वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी बहुत सारी अपडेट आपको मिलती है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरीज जो आ रही थी कि भैया अगले 20 दिन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा, साल भर से पढ़े आ रहे हैं। मार्च में पेपर था, जुलाई में था, अक्टूबर में था, दिसंबर में भी था, 7-8 दिसंबर। अब है आपका 22 दिसंबर को। तो अब अगले 20 दिन में हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे हमारे प्रीलिम्स की जो एक्यूरेसी है वो और बेहतर हो सके और प्रीलिम्स में हमारा नंबर आ जाए आराम से, जो लिस्ट आती है रोल नंबर की। ठीक है, तो देखो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जिन पे अगर आप काम अभी से करोगे ना अगले 20 दिन में, तो आपका नो डाउट आपकी श्योरिटी बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका प्रीलिम्स नहीं होगा या होगा, लेकिन आपकी श्योरिटी बढ़ जाएगी। जो अभी आप 60-65% पे रुके वो कम से कम 80% से ऊपर चला जाएगा एक्यूरेसी और आपका प्रीलिम्स श्योर हो जाएगा। पहली चीज, अब इस समय आपके पास कोई भी नई चीज को अपनाने का समय नहीं है। मैं खुद अपने लिए अगर बताऊं तो मैं 2 बुक लेकर आया था, पढ़ने के लिए सोच रहा था, लेकिन जब देखा मैंने कि यार अब इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कोई भी नए सोर्स को जब आप फॉलो करते हैं तो उसके साथ एडजस्ट होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है और मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं तो मैं खुद उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सर्विस में और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एस्पिरेंट है, जो लगातार तैयारी कर रहा है। लेकिन किसी के लिए भी ये बेनिफिशियल कंडीशन नहीं होती है कि लास्ट के 15-20 दिन में या लास्ट के 25 से 30 दिन में भी आप किसी भी नए सोर्स की ओर जाओ। तो नए सोर्स की ओर बिल्कुल मत आओ। आपने जितना पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं कि अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट होंगे, आप दिल लगा के एकदम मेहनत से यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे या समीक्षा अधिकारी की, तो डेफिनेटली आपने लगभग 80 to 90% अपने सिलेबस को कवर किया होगा और कोई ना कोई सोर्स फॉलो किया होगा। चाहे यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, चाहे बुक को फॉलो किया होगा, चाहे किसी का पेड कोर्स लेके फॉलो किया होगा या सेल्फ स्टडी की होगी। तो अब लास्ट के 20 से 22 दिन जो बच रहे हैं, 20 दिन, उसमें आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, किसी भी नए सोर्स की ओर नहीं जाना है। पहली चीज एकदम ध्यान रख लो, चाहे आपका सोर्स लिमिटेड हो या फिर सफिशिएंट हो या ना हो, लेकिन अब आपको नए सोर्स पे नहीं जाना है। कब जाना होगा ये भी मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा। दूसरी, अगर हम बात करें कि आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कुछ भी, इनका सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप को चेक करने का कि आपने टेस्ट सीरीज की है कि नहीं की है। अभी मैं एक एक पॉइंट को सारी परतों में खोलूंगा, कैसे आपको किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। देखो, अगर आप वीडियो अभी देख के छोड़ दोगे तो नो डाउट आपको जो है कि कुछ चीजें पता चलेंगी, कुछ चीजें नहीं पता चलेंगी, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक सारी चीजें मैं परत दर परत ओपन करूंगा कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए। और अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर मैंने 15 टेस्ट सीरीज की है, मैंने 20 टेस्ट सीरीज की है, मैंने इस कोचिंग की है। देखो, किसी भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारी कोचिंगों के टेस्ट सीरीज हैं। बस इतना ध्यान रखना कि आपको वो टेस्ट सीरीज जो मिल रही हो यूपी पीसीएस के एग्जाम के पैटर्न पे होनी चाहिए, लेवल पे होनी चाहिए। इसका पता कैसे चलेगा? अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर किए होंगे, लगभग 10 साल के भी पेपर किए होंगे 2012-13 के बाद से, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के कैसे आते हैं, इन्वायरमेंट के कैसे आते हैं, करंट अफेयर्स के कैसे आते हैं। अगर आप इनको फिगर आउट कर पा रहे हो तो इट मींस कि आपने जो भी टेस्ट सीरीज लगाई हो, चाहे वो ध्येय आईएएस की हो, पीसीएस मंत्रा की हो, जीएस वर्ल्ड की हो, ओनली आईएएस की हो, दृष्टि आईएएस की हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की हो, उत्कर्ष क्लासेस की हो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है मार्केट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम 20 से 25 टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, तो क्या उनके लिए भी जरूरी है? देखो, जरूरी तो कुछ नहीं दोस्तों। आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हो, अच्छे से तैयार है, आपका सारा सोर्स वगैरह सारा मटेरियल, तो हो सकता है बिना टेस्ट सीरीज के भी आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम के पैटर्न को चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है टेस्ट सीरीज। तो मेरी तो पर्सनल सलाह रहेगी दोस्तों कि आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कम से कम अगले 10 दिन, अभी आप 2 तारीख से भी शुरू करोगे तो 12-13 तारीख तक लगभग 10 दिन आप कम से कम 15 टेस्ट सीरीज लगा सकते हो आराम से, जिसमें फोकस करना है कि 6 तो आपकी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। जैसे पूरी
एक हिस्ट्री हो, एक पॉलिटी, एक ज्योग्राफी, एक एनवायरमेंट, एक साइंस, इस पे ज्यादातर सब्जेक्ट की हो जाए और बाकी 10 टेस्ट सीरीज या 9 टेस्ट सीरीज कम से कम आपकी कैसी होनी चाहिए, फुल टेस्ट की होनी चाहिए। अगर नहीं की है तो मेरा ये पर्सनली सजेशन रहेगा कि आप लोग जरूर लगाइए, क्योंकि इससे आपको वो कमियां पता चलेंगी कि अभी भी समय रहते आप उन कमियों को सुधार सको। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, हालांकि अब तो बंद हो गई हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं से जो हर साल मिलान करने के लिए एक प्रश्न आता है, वो चीज नहीं आ रही होगी तो उसको कवर कर सकते हो। बहुत सारे आपके पॉलिटी के अमेंडमेंट होते हैं, ऐसे संशोधन जो कभी कभी आपने पढ़े होते हैं, कभी तैयार नहीं होते, वो चीजें सही हो पाएंगी। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो आपके वीक होते हैं, उस पर आप काम कर पाओगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं, हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं, डीपीएसपी के जो आर्टिकल हैं, पंचायती राज के जो आर्टिकल हैं, ये मेरे कमजोर हो रहे हैं क्योंकि इसमें लगातार 2-3 आर्टिकल ऐसे जो मैं भूल रहा हूं, तो इस पे भी काम कर सकोगे। तीसरी बात, अगर आपको हिस्ट्री में कोई डाउट हो रहा होगा कि भाई कहां से कौन सी सभ्यता निकली, कहां से कौन सी चीजें मिली, कहां से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुई, कहां पे जो है कि आंदोलन हुए, कहां से कौन नेतृत्व करता था, ये सभी चीजें क्या होता है, आपने भले किताब में पढ़ी हो, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूरी होती है। इससे आप आइडिया ले पाते हो, चेक कर पाते हो कि कहां कहां पे मेरी गलतियां हो रही हैं। तो दूसरा काम आपको करना है, टेस्ट सीरीज को आज भी करो, कल भी करो, अगले 13-14 तारीख तक जरूर करो, ये कोशिश रखो। और अगर कर रखी है टेस्ट सीरीज तो रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करोगे वो भी मैं वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा कि जिस प्रकार से मैं टेस्ट सीरीज रिवीजन करता हूं। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैं इसी वीडियो में आपको 2 मिनट में टेस्ट सीरीज का रिवीजन भी बता देता हूं। देखिए, अगर आप लोगों ने 15 से 20 टेस्ट सीरीज कर रखी होगी तो पहला टेस्ट सीरीज करने का जो पैटर्न है, मैंने बताया भी था कि जो भी आपके पास एक्सप्लेनेशन होती है उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो आप क्वेश्चन के साथ लिखो। अलग से उसको लेके मत टहलो कि हाँ एक तरफ क्वेश्चन बुकलेट है और एक तरफ आपके पास एक्सप्लेनेशन है, वो नहीं। जहां क्वेश्चन पढ़ रहा हो वहीं उसका आंसर, क्यों आंसर है वो भी लिखो, और जो बाकी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत है, 2 ऑप्शन गलत है, वो क्यों है, उनसे संबंधित अगर कोई फैक्ट है तो वो भी वहीं पेन से लिखा होना चाहिए। यही एक तरीका होता है बेस्ट, और मैंने ये पहले भी बताया था। रिवीजन करते समय क्या करना है, हमेशा आपको 150 क्वेश्चन नहीं पढ़ने, धीरे धीरे आपको इन क्वेश्चंस की संख्या को घटाना है। पहली चीज, जनवरी से पहले का अगर किसी भी टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर्स है तो मैं ब्लाइंडली कह सकता हूं कि आप उसे अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना पीछे का नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर जनवरी से लेके अक्टूबर तक के, नवंबर तक के कोई करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है तो उनके साथ आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो रहे हैं। और ऐसे में आपको हर बार जब भी टेस्ट सीरीज का रिवीजन करो तो कोशिश करो कि 1 घंटे में पूरे क्वेश्चन होने चाहिए। केवल आपको पढ़ना है, उसको रीड करना है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है उसे रट लेना है, और जो क्वेश्चन ब्लाइंडली कि आपको आता है सर उसे आप क्रॉस करो, कि दोबारा जब आप उसका रिवीजन करोगे 1 हफ्ते बाद तो उसे नहीं पढ़ोगे। एग्जांपल के तौर पे भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बिल्कुल बता सकते हो कि सर जो है कि 12 अनुसूचियां हैं, या कितने भाग हैं, या कौन सा भाग किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार किस भाग में। ऐसे प्रश्नों को आपको कट करते हुए जाना है कि ये तो बिल्कुल पता है। भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है, भारत के साउथ में जो है कि कौन कौन सी नदियां क्रम वाइज लगी। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको तो ऐसे क्वेश्चन को कट करते जाओ, आगे रिवीजन इसका फास्ट होता जाएगा। क्योंकि हर बार अगर आप 150 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो नो डाउट आपका समय उतना ही लग रहा है, जबकि रिवीजन करने के लिए आपको समय को कम करते हुए जाना है। और एक ये तरीका होता है कि हर क्वेश्चन को कम करते जाइए, जो पता है उसको कट करो, दोबारा उसी क्वेश्चन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गई। इसी तरीके से मैं भी टेस्ट सीरीज रिवीजन करता हूं, हालांकि 20 से 22 टेस्ट सीरीज रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात अगर हम करें तो आपको पता है कि करंट अफेयर्स का यूपी पीसीएस में वेटेज ज्यादा होता है, इवन की समीक्षा अधिकारी में तो नहीं होता, क्योंकि पहली चीज वहां पे 150 नहीं होके 140 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन वहीं कम हो गए। 140 क्वेश्चन में भी 2-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं और लगभग 10 से 15 इवन की 17 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाते हैं। तो देखा जाए तो लगभग 20 क्वेश्चन इसको भी हटा दो तो 110 क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। 110-115 क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जीएस पूछेगा, करंट अफेयर्स पूछेगा, सेंसस पूछेगा, क्या पूछेगा। लेकिन यूपी पीसीएस में पूरी संभावना होती है, पूरी जो है कि एग्जामिनर के पास छूट होती है, लगभग 30 क्वेश्चन तो डायरेक्टली करंट अफेयर्स के पूछ लेते हैं, 30 से 28 क्वेश्चन। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जहां पे स्टैटिक के साथ आपके करंट अपडेट अगर कोई आई होती है तो उसमें एक स्टेटमेंट या एक पॉइंट करंट अफेयर्स का भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 35 से 40 क्वेश्चन चले जाते हैं करंट के। और अगर आप लोगों ने करंट पे काम कम किया है तो ये मान के चलो कि करंट अफेयर्स आपको बाहर कर सकती है प्रीलिम्स में। लेकिन करंट अफेयर्स में वो ताकत है दोस्तों कि अगर आपका सही से तैयार है करंट अफेयर्स तो ये मान के चलो कि करंट अफेयर्स आपको प्रीलिम्स की दौड़ में शामिल भी कर सकती है।
अगर मैं कहता हूं 35 से 40 क्वेश्चन आपको स्टैटिक वाली करंट मिला के और जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, इन दोनों को मिला के अगर आप 35-40 में से लगभग 30, 28, 29 क्वेश्चन भी सही कर जाते हो ना, तो ये समझ लो प्रीलिम्स की दौड़ में आप हो और प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो सकता है। करंट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। लेकिन अब करंट को लेके क्या है ना, मार्केट में क्रॉनिकल भी है, आई दृष्टि भी है, घटना चक्र वाली, और आपके घटनासार भी है, और बहुत सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन है। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर अक्टूबर का कहां से पढ़े, सितंबर का कहां से पढ़े, नवंबर का कहां से पढ़े। मैं कई बार कह चुका हूं और आज भी कहूंगा कि जनवरी से लेके 10 नवंबर या 15 नवंबर तक का अगर डाटा मिलता है तो ठीक, नहीं तो 5 नवंबर की जो घटनासार आई वो भी ठीक है। किसी भी मैगजीन के साथ आप जा सकते हो। फर्क इतना है कि आई दृष्टि में केवल सितंबर तक का करंट अफेयर्स है, जहां पे अक्टूबर मिस है। और एग्जाम का पैटर्न अगर आप पिछले 4 साल में नोटिस करोगे तो जिस भी मंथ एग्जाम होता है उससे पिछले 4 से 5 मंथ को रेगुलर पूछा जाता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिसंबर में पेपर देना तो आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। लेकिन आई दृष्टि के साथ ये ड्रॉबैक हुआ कि उसने अक्टूबर का जो है कि करंट अफेयर्स अभी नहीं दिया, और हो सकता है 2-3 दिन में आ भी जाए, लेकिन घटनासार तो आ चुकी थी। तो बहुत सारे एस्पिरेंट घटनासार के साथ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आई दृष्टि से जा रहे हैं। मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने जिस भी मैगजीन को फॉलो किया, चाहे वो क्रॉनिकल ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम आपकी उस पर समझ कितनी है, उस पर पकड़ कितनी है। क्योंकि देखो, यहां पे तैयारी करने वाले 2 तरीके के लोग हैं। एक वो स्टूडेंट हैं जो पुराने हो चुके हैं, जो 3 से 4 साल बाद तैयारी कर रहे हैं लगातार, 2-3 बार उन्होंने प्रीलिम्स भी निकाला, मेंस भी लिखा, इंटरव्यू भी दिया है, ठीक है। कुछ पॉइंट पे जाके जो है कि फेल हो जाते हैं तो फिर जीरो से शुरू करते हैं। उन्हें पता होता है कि चाहे घटनासार पढ़ लें, चाहे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लें, चाहे घटनासार पढ़ लें, चाहे आई दृष्टि पढ़ें, चाहे क्रॉनिकल, उन्हें पता है कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न हर साल ज्यादा आ रहे हैं और उन टॉपिक्स पे ही वो काम करके अपना नंबर बना लेते हैं। और कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पहली बार पेपर दे रहे हैं या दूसरी बार दे रहे हैं, प्रीलिम्स भी नहीं निकला, पेपर के पैटर्न को ही नहीं समझ पाए, वो केवल भीड़ के साथ चलते हैं। भीड़ ने कह दिया घटना चक्र आई दृष्टि पढ़नी, वो पढ़ने लगे। भीड़ ने कह दिया घटनासार पढ़ना, तो घटनासार पढ़ने लगे। ये भटकाव नहीं होना चाहिए। जो आपके पास मैगजीन है, जो भी आपने करंट अफेयर्स के सोर्स को पढ़ा है, उसी को रिवाइज करो। फिर चाहे वो हमारी ही आई दृष्टि के शॉर्ट नोट्स क्यों ना हो या घटनासार के नोट्स क्यों ना हो, अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं पढ़ा है तो मैं ब्लाइंडली सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल उसे फॉलो मत करो। अब जो आपने पढ़ा उसे पढ़ो। लेकिन अगर आप लोगों ने हमारे भी नोट्स को अगर फॉलो किया है तो उसी पे ट्रस्ट करो, अच्छे से उसकी तैयारी करो, अच्छे से उसके हर एक पॉइंट को रिवाइज करो। और लास्ट में जो मैंने रिवीजन वाली सीरीज चलाई थी आई दृष्टि में कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देख लेना। कल उसकी सुबह मैराथन भी आपको मिल जाएगी, 2 दिसंबर का मतलब कल उसकी आपको सुबह मैराथन मिल जाएगी। आप वहां से रिवाइज कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। घटनासार भी मैंने कराई थी जुलाई से नवंबर, आप उसे भी देख सकते हो, जिसमें आपकी अक्टूबर और नवंबर तक के टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अच्छा, एक और चीज है, घटनासार या आई दृष्टि कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ो, अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास समय कम है और मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ सकता, मेरे पास मैगजीन है, मुझे वहां से कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, तो सबसे ज्यादा फोकस नेशनल करंट अफेयर्स पे रखना। क्योंकि पिछले 5 साल का ट्रेंड देखोगे तो हर साल नेशनल करंट अफेयर्स से लगभग 6 से 7 प्रश्न आते हैं। दूसरे नंबर पे आपका इकोनॉमी होना चाहिए। इकोनॉमी में आपका बजट, इकोनॉमी सर्वे, यूपी बजट, सेंट्रल बजट और कुछ इकोनॉमी की घटनाएं, ये सेकंड नंबर पे होना चाहिए कि नेशनल पढ़ लिया तो इकोनॉमी पढ़ो, फिर आईआर नहीं, इकोनॉमी पढ़ो। वहां से 5 से 7 प्रश्न वहां से भी देखने को मिलते हैं। थर्ड नंबर पे आपका होना चाहिए मिसलेनियस वाला, जो संक्षिप्त होते हैं, जिसमें पुरस्कार मिलते हैं, चर्चित स्थल होते हैं, चर्चित व्यक्ति होते हैं, पुरस्कार होते हैं, खेल होते हैं। ये वाले टॉपिक को थोड़ा अच्छे से तैयार करना, क्योंकि यहां से भी हर साल जो है कि 4 से 5 क्वेश्चन, जैसे एक पुरस्कार का आ गया, ठीक है, नोबेल प्राइज आ जाता है, कभी भारत रत्न आ जाता है, कभी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स वाला आ गया, कभी अर्जुन देव आ गया, कभी एकलव्य पुरस्कार आ गया, कभी पर्यावरण पुरस्कार हो गया। तो यहां से एक एक 2-2 क्वेश्चन भी अगर एड ऑन करोगे ना, तो मिसलेनियस में लगभग 5 से 6 प्रश्न आ जाते हैं। और चौथे नंबर पे आपको प्रेफरेंस देनी है अपने यूपी स्पेशल को, क्योंकि यूपी स्पेशल से भी दोस्तों 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे ही जाते हैं कि कहां पे आपका प्लास्टिक प्रदूषण का पार्क लग रहा है, कहां पे आपका जो है कि कल्की धाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, या कहां पे जो एमवी गो या निषाद राज का शुभारंभ हुआ, कहां पे आपका संगीत घराने का स्कूल बन रहा है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके यूपी से जरूरी हैं और आपको ये तैयार होना चाहिए। क्लियर हो गई? तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है। उसके बाद कहीं जाके आप इंटरनेशनल को पढ़ सकते हो, साइंस वगैरह को पढ़ सकते हो, अदरवाइज पहले इन पे ज्यादा काम करना ही करना है, क्योंकि यहां से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अगर इस पे भी आपने अच्छे से काम किया तो ये मान के चलो कि करीब 15 से 18 प्रश्न यहां से जो मिलेंगे वो सही हो जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल से लगातार फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर्स को, तो उसके साथ एक सलाह जरूर दूंगा,
1000 एमसीक्यूज वाली जो मैंने क्लास कराई थी, आप उसकी चाहे तो मैराथन देख लो या फिर रेगुलर क्लास देख लो, क्योंकि वहां पे क्या होगा, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है ना उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज कर पाओगे कि क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी करंट अफेयर्स को लेके। देखो कोई भी YouTube चैनल आप देख सकते हो, चाहे वो हमारा ग्लैंस एकेडमी चाहे कोई भी, लगभग सबके बताने का पैटर्न एक ही होगा। डिपेंड करेगा कि आप किस चीज को बेहतर समझ रहे हो, किस चीज से अच्छे से जस्टिफाई हुए और कौन सी चीज आपको करनी चाहिए। ये 3 ऐसे रामबाण चीजें जो करनी ही करनी दोस्तों। अगर आप नहीं कर रहे हो तो इट मींस कि आप कहीं ना कहीं ड्रॉबैक में जा रहे हो, प्रीलिम्स की रेस से बाहर हो रहे हो। क्लियर हो गई ये बात। और यहां पे जैसे ये चीज और ध्यान रख लेना साथ में दोस्तों कि करंट अफेयर्स में टॉपिक कहां से पूछे जाते हैं, तो इसके लिए बस ज्यादा नहीं 4 से 5 साल का उस पीवाईक्यू एनालिसिस कर लो कि नेशनल में कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंडेक्स कैसी पूछी जा रही है, रैंकिंग क्या पूछी जा रही है, या फिर कौन सी चीजें कहां ओपन की गई है भारत में, यूपी में, ये सब चीजें पूछी जा रही है कि नहीं। तो ऐसे ही पैटर्न को फॉलो कर लेना है। साथ में ये ध्यान रखना कि अगर करंट अफेयर्स के साथ आप केवल 3 से 4 सब्जेक्ट को अगर अच्छे से खेल गए ना, तो ये समझ लो प्रीलिम्स पास हो जाओगे, बिल्कुल पास हो जाओगे। करंट अफेयर्स अच्छे से खेल रहे हो, साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, लेकिन इसके स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से तैयार करना है। अगर बहुत सारे लोग क्या होते हैं लूसेंट से तैयार करते हैं, बहुत सारे लोग परीक्षावाणी से तैयार करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट घटना चक्र से भी तैयार करते हैं, लेकिन मेरी पर्सनली सलाह रहेगी कि इन तीनों सोर्सेस को फोकस करो कि स्टार्टिंग के 10 दिन के अंदर रिवाइज कर लो। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर पहली बार पढ़ रहोगे तो भूल जाओ, फिर तो इस किताब को ही रख दो। क्योंकि मैंने पहली लाइन में क्या कहा, कुछ भी नया फॉलो नहीं करना है, कुछ भी नया फॉलो नहीं करना, चाहे फिर घटना चक्र हो, चाहे लूसेंट हो, चाहे परीक्षावाणी हो, चाहे महेश बड़वाल हो, कोई भी स्टैटिक या लिस्टिंग वाले किसी भी कोचिंग के सोर्स भी फॉलो नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं पहले से तैयार कर रहा हूं, मैं पहले से घटना चक्र पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, या मैंने पहले से परीक्षावाणी पढ़ रखी है, लिस्टिंग पढ़ रखी है किसी भी कोचिंग की, या फिर मैंने महेश बड़वाल पढ़ रखी है, तो पहले उन पे फोकस करो कि भाई हमें स्टार्टिंग के 10 दिन के अंदर उसे रिवीजन करें। क्योंकि यूपी पीसीएस का ट्रेंड अभी भी है कि लगभग आपको 60 से 65 क्वेश्चन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ही मिलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो। अब तरीका क्या है इसका कि भाई कुछ बेसिक प्रश्न आपको पता होने चाहिए। जैसे वो चेंज तो होते नहीं, अनुच्छेद की बात करें सेम रहेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल, हाई कोर्ट के हो, या मूल अधिकार के हो, डीपीएसपी के हो। हिस्ट्री में आपको पता है कि कुछ समितियों के नाम पूछ लेता है, कुछ जगहों के नाम पूछता है, कोई संधि पूछता है, युद्ध पूछता है, किसी का नेतृत्वकर्ता पूछता है, 1857 की क्रांति पूछता है, गांधी के आंदोलन पूछता है, पटेल की भूमिका पूछता है, नेहरू के योगदान पूछे। ये सब कुछ ऐसे पोर्शन है जहां से हर साल प्रश्न स्टैटिक तौर पर पूछे जाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। इसी तरह इंडियन ज्योग्राफी में भी है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर पर्वतीय मैदानों में क्या है, नदियों की कौन सी सहायक नदियां हैं, गंगा की कहां से नदियां मिलती हैं, कहां पे उसका बहाव होता है, कौन सा जलप्रपात है, कौन से नदी पर स्थित है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके स्टैटिक होते हैं, इन्हें आपको तैयार करना है। एनवायरमेंट में जैसे कई बार होता है अभ्यारण्य मिला लेगा कि कौन से स्टेट में है, नेशनल पार्क मिला देगा, बायोस्फीयर रिजर्व कह देगा मिलाने को, या फिर कोई प्रोविजन की छाता विधान कौन सा है, वन्य जीव अभ्यारण्य कब आया, जैव विविधता अधिनियम कब आया, भारत ने क्या साइन किया। तो ऐसे करके जो प्रश्न होते हैं इनको आपको रेगुलर तैयार करना, और अभी स्टार्टिंग में फोकस करो कि 10 दिन में तैयार कर लो। ठीक है, लास्ट के लिए अगर छोड़ोगे ना तो नहीं हो पाएगा, और अगर कभी नहीं पढ़ा इसको तो बिल्कुल छोड़ देना, फिर नए सिरे से मत उठाना, जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़ लो। एक हेल्प मैं आपको जरूर दूंगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि सर हमने घटना चक्र तो पढ़ रखी है, घटना चक्र के लिए स्पेशली बता रहा हूं कि हमने किताब से बहुत बार रिवीजन कर लिया, बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है, लास्ट टाइम पे हम उसे कैसे रिवाइज करें, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। घटना चक्र शॉर्ट नोट्स के नाम से हमारे प्लेलिस्ट मिलेगी यूट्यूब में, जिसमें लगभग 105 वीडियोस होंगी। उसमें क्या हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी हैं, और हर सब्जेक्ट की जहां पे क्लास खत्म हो रही है वहीं पे एक एक मैराथन भी है। जैसे पॉलिटी का एक मैराथन, ज्योग्राफी का मैराथन, हिस्ट्री का है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, साइंस, एनवायरमेंट। तो अगर टाइम लगे तो आप उसके मैराथन से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि बुक क्या होती है बहुत मोटी मोटी होती है, उसे रिवाइज कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हो। और अगर लगता है कि नहीं बुक से सर बेहतर है हम बुक से रिवाइज कर लेंगे, तो बिल्कुल करो, लेकिन ध्यान रखना कि इस 10 दिन के अंदर में ये सारा रिवीजन हो जाना चाहिए। लास्ट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि लास्ट की जो है ना 10-12 तारीख के बाद से आपको अगले 8 से 9 दिन केवल बहुत सारी चीजों को रिवाइज करना है। वो क्या होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे सेंसस हो गया, मिनरल रिपोर्ट हो गई, एग्रीकल्चर रिपोर्ट हो गई, या फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई। ये वो रिपोर्ट्स है ना जो आप लास्ट के 5-6 दिन में भी अगर रिवाइज कर लेते हो तो भी आपको याद हो जाएगी, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। बाकी करंट अफेयर्स आपको लगातार
जो 20-22 दिन बच रहे हैं उसमें कंटिन्यू पढ़ना है, डेली पढ़ना है आपको। फोकस नेशनल पे, इकोनॉमी पे, यूपी स्पेशल, मिसलेनियस, इस पे ज्यादातर फोकस करके चलना है। कैसे करना वो भी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये जो 4-5 चीजें हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो नो डाउट आपकी जो रिवीजन है, जो इंथुजियास्टिक है कि नहीं मैं तो जो है कि डिप्रेशन में जा रहा हूं या जो एक मुझे एंजाइटी हो रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। एंजाइटी होना सभी को होती है, कोई नॉर्मल नहीं है। ये हमारे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती है। हमने 2 बार मेंस लिखा फिर भी एंजाइटी है कि अगले 20 दिन में क्या करें। आप हो सकता है पहली बार एग्जाम से बैठ रहोगे, आपको भी एंजाइटी हो रही होगी, और जिस बंदे ने इंटरव्यू तक दिया होगा वहां से रिटर्न होकर आया होगा तो उसे भी एंजाइटी हो रही होगी कि यार कैसे हम प्रीलिम्स को इस बार निकालें। तो ये चीजें सभी के साथ होती है, कोई आपके साथ हो रही तो कोई नया नहीं है। इसमें पेशेंस बनाए रखना है और कैसे अपने डेली शेड्यूल को बदलना है, इस पे मैं एक अलग से कल वीडियो बनाऊंगा कि आपको अगले 20 दिन में अपनी बॉडी के साथ, अपने डेली शेड्यूल के साथ, अपने रूटीन के साथ कैसे मैनेज करना है कि ताकि एग्जाम के दिन आपको लेथार्जिक फील नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप अगर कल से भी उस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे जो मैं कल बता दूंगा अलग से, तो आप 20 दिन में अपनी बॉडी में बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज देखेंगे जो बहुत पॉजिटिव आपको एनर्जी देगा। तो ये हो गया जीएस दोस्तों। सीसेट की अगर मैं बात करूं तो सीसेट में आपको 3 चीजों पे फोकस करना। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी पे फोकस करो, कम्युनिकेशन पे फोकस करो और रीजनिंग पे। मैथ को छोड़ दो, अगर मैथ नहीं आ रही है तो, इंग्लिश नहीं आ रही तो भी छोड़ दो। यूपीएससी की तरह इसका नहीं होता है, लेकिन हाँ सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। 100 क्वेश्चन में आपको 33 क्वेश्चन तो पास करने ही होते हैं, हर हाल में नेगेटिव मार्किंग के साथ। अगर आप नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद भी 34-35 क्वेश्चन सही कर गए तो प्रीलिम्स आपका मतलब सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। हिंदी में क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर देखो पहले कि आप देखो कि 2 पैराग्राफ आते हैं, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन वहीं से हो जाते हैं। टोटल 20-22 हिंदी क्वेश्चन आते हैं, 8-9 क्वेश्चन वहीं से। 12 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उसमें संधि विच्छेद को देखो, वर्णमाला को देखो, तद्भव तत्सम को देख लो और समानार्थी, विलोम, पर्यायवाची, यही 3-4 चैप्टर मेन होते हैं जिनको आपको देखना है। जैसे कारक देख लो, समास देख लो, सकर्मक अकर्मक क्रिया देखो, सर्वनाम देखो। 1-2 चीज आप छोड़ सकते हो, जैसे आप रस छोड़ सकते हो, छंद छोड़ सकते हो, अलंकार छोड़ सकते हो। इनसे प्रश्न अब बहुत कम हो गए। आएगा भी तो 1-आध प्रश्न आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और वो ऐसा प्रश्न आ जाएगा ना अलंकार में कि शायद आप कितना भी पढ़ के गए होगे गलत कर जाओगे। तो काम उस पे करो जिस पे आपका वेटेज हो सके। तो पहला चीज तो ये, हिंदी में क्या देखना है, संधि विच्छेद का एक क्वेश्चन आना ही आना। 6 प्रकार की संधि होती है, इजीली समझ जाओगे। वर्णमाला देख सकते हो और सर्वनाम देख सकते हो, क्रिया देख सकते हो, कारक देख सकते हो, समास देख सकते हो। बाकी विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, तद्भव तत्सम और 1 वर्ड से, इन चीजों को देखते हुए चलो, क्योंकि हिंदी आपके लिए जो है कि बहुत टफ नहीं होनी चाहिए अगर आपने समीक्षा अधिकारी की तैयारी भी की है तो। दूसरा, कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में आप पीवाईक्यूज के साथ साथ मैंने एक पीडीएफ पोस्ट की थी, याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो मैं कल फिर से पोस्ट कर दूंगा। घटना चक्र की केवल इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन पे एक बुक आई थी, जिसमें क्या था, यूपी पीसीएस के साथ साथ अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स में जो कम्युनिकेशन के प्रश्न पूछे थे 8 चैप्टर में अलग अलग करके बांटा गया था कि कम्युनिकेशन फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या है। उनको अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलोगे और वहां से पीवाईक्यूज भी सॉल्व करो, जिसमें यूपी पीसीएस, बिहार, उत्तराखंड, एमपी, राजस्थान, यूपीएससी, जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं ना, उनको अगर आप देखते चलोगे तो आपका कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 1 से 2 दिन में मैं कम्युनिकेशन वाले पूरे पार्ट को उसी बुक से पढ़ाने की कोशिश करूं। मैं श्योर नहीं कह सकता क्योंकि टाइम की बाउंडेशन मेरे पास भी दोस्तों, बहुत सारे काम मुझे भी होते हैं और मेरी भी तैयारी चल रही होती है, लेकिन मैं उसकी पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा ताकि आप थोड़ा थोड़ा उसको देखते चलो और आपका वहां से कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। रीजनिंग के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारी क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। मुश्किल से 7-8 चैप्टर मेन देख लो जो आपके पीवाईक्यूज में बार बार पूछे गए हैं। जैसे आप डाइस को देख सकते हो, डाइस से हमेशा आता है, पासे से एक प्रश्न आता है, कैलेंडर से एक प्रश्न आता है, वेन डायग्राम से एक प्रश्न आता है, सिलोगिज्म से एक प्रश्न आता है, और जो बैठने का जो क्रम होता है कि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट होता है, सिटिंग अरेंजमेंट जिसे कहते हैं, वहां से देख लो। ये 7-8 चैप्टर जो मेन है, ब्लड रिलेशन देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो 7-8 चैप्टर है, इन पे अगर आप डेली काम करोगे 1-1 घंटे 1.5 घंटे निकाल के, तो अगले 15 दिन में आप 2 बार रिवाइज कर पाओगे 7 चैप्टर को। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीसेट को हल्के में नहीं लेना है, लेकिन पैनिक नहीं करना है, एंजाइटी नहीं बनानी है। आपको लगेगा सर आपको तो बोलने में बड़ा आसान लग रहा है, हमें करने में, मैं कह रहा हूं दोस्तों इस तरीके से एक बार करके तो देखो, अगले 20 दिन में आपका सीसेट का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। और कोशिश मेरी यही रहेगी पूरी कि मैं आपको सीसेट के जो कुछ चैप्टर्स हैं वो मैं आपको करा सकूं, पीवाईक्यूज भी कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपका चीजें तैयार होती चले। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।